उन लोग को भी भेजिए। तुम लोग हिस्सा नहीं लिया है क्या? प्रोग्राम में जो 5 तारीख को होगा, 5 तारीख को प्रोग्राम हो रहा ना जी? तुम लिया हिस्सा क्या चीज़ में? डांस सीख के डांस करेगी? अच्छा। कौन अमित डांस करेगा? अच्छा, तुम किस में ले रहा है हिस्सा? रवि किशन। अच्छा, इसको बनाइए तो। अरे सवाल गलत लिखा हुआ है। 8 का रुको, इसको मत लिखो, इस सवाल ही में गलत लिखा हुआ है। पहले उसी को बता दो क्या पूछ रहा है। 8 का 8 का कितना? डी नंबर। अच्छा, यही आपको सवाल है। हो गया। देखिए, ये अगर न्यूमरेटर में x नहीं होता हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर देते। इसके कारण हमको समस्या है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टीज़ को यूज किए। वी नो दैट कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, इंटीग्रल फ्रॉम, कभी कभी ये
इसको भी लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज हो। जीरो टू ए और x के जगह पे दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा a, यानी कि a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए। जो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है वही लिखा हुआ है। वहाँ पे था a से b, यहाँ 0 से a कर दिए, तो a से b में सम होता था a प्लस b, और 0 से a में सम हो रहा है a, तो x के जगह पे a माइनस एक्स। तो i क्या हो जाएगा जी? 0 टू पाई बाई टू, x के जगह पे दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई टू आएगा, उसमें वेरिएबल को घटा दिए। नीचे भी साइन x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स, ये आ गया। इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू और फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, यानी कि पाई बाई टू। ऐसा करो ना, अच्छा लिख दो। माइनस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना आ गया। अब इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दीजिए। पहला इंटीग्रल क्या होगा? ये वाला, जिसमें पाई बाई टू तो कांस्टेंट है। अच्छा, लेफ्ट साइड में आई ही है, ये कांस्टेंट को बाहर कर लिए, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, और बच क्या गया जी? डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और दूसरा हो जाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताइए बनेगा कि नहीं? पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल। कल टेस्ट है, मेरा लगता है कि कोई नहीं तैयारी किया इस बार। प्रोग्राम में करते रहो तब। पढ़ाई के लिए अपना समय निकालिए, ठीक है। प्रोग्राम का जब बात होता है तब प्रोग्राम का बात होगा, लेकिन दिन रात उसी के बारे में सोचना सही नहीं है। हो गया? विच इम्प्लाई, देखिए यही इंटीग्रल हम लोग को दिया हुआ था, 0 से पाई बाई टू है, यही आपको सवाल था, और फिर से वो रिपीट कर गया है। ये पाई बाई टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आपको फिर से आई हो गया, है ना। उसी को हम लोग आई माने थे, आई का ही वैल्यू निकालना है। उस आई को बायां तरफ लाइए तो ये हो गया 2i। अब कोई भी स्टूडेंट ये बताइए कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। ये सवाल आपको बता चुके हैं। क्या साइन ए प्लस बी? समस्या हमारा x के कारण था, x तो गायब हो गया यहाँ से। अब डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैसे इंटीग्रेट करना है? 1/√2 से
साइन 1/√2 cos t प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ कर सकते हैं वैसे भी। ये आपको साइन और कॉस में जब भी सवाल दे दे डिनोमिनेटर में, तो कॉस का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर किए, साइन का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर किए, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ 2, 3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका रूट लीजिएगा। जो नंबर प्राप्त होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमको √2 मिला है, dx नीचे में हम लोग क्या किए, √2 से मल्टीप्लाई भी किए और √2 से डिवाइड भी कर दिए। ये नंबर हम लोग कहाँ से लाएं ये आपको बता दिए। सवाल में आपको 3 cos x + 4 sin x ऐसे भी दे सकता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना होगा। जो आ जाएगा उसी से। ये √2 को बाहर कर दिए तो ये हो गया π/2√2 dx और 1/√2 को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/√2 cos x + 1/√2 sin x। अब 1/√2 का वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस में ले जाना चाहते हैं, साइन में कि कॉस में। कंपाउंड एंगल का ही इस तरह का प्रॉब्लम होता है। a cos θ + b sin θ को साइन या कॉस किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें आप ले जाना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। किसी में ले जाइएगा आंसर सब में सेम ही आएगा। तो मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं इसका कॉस में, तो ये cos x और 1/√2 को मान लीजिए कॉस में लिखिएगा तो cos π/4। और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक को अगर कॉस में लिखे हैं तो दूसरा का वैल्यू साइन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ अगर कॉस में लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ अगर साइन में लिखे तो ये कॉस में लिखना पड़े। तो ये sin x और 1/√2 का वैल्यू हम लोग डाल दिए sin π/4, ठीक है। ये फार्मूला पे आ गया cos a × cos b + sin a × sin b। क्या जाओ, क्या करना है? हो गया जी। कितना आ गया? 2i का वैल्यू है, हम लोग को i निकालना है। चेंज करें? बन गया? बनाओ आगे तक। यहाँ तक तो पहुँचा दिया। अब तो फार्मूला पे है cos × cos b + sin × sin b बराबर cos a - b। फार्मूला लिखिए, उसके बाद इंटीग्रेट करना। चलो
आगे बढ़ रहे हैं। ये फार्मूला पे इसका फार्मूला यूज कर रहे हैं, cos a माइनस बी का फार्मूला है। लेफ्ट साइड में 2i था, यानी कि 2i बराबर क्या आया था, π/2√2। आप लोग कॉपी में देखिए, 0 to π/2 और dx/, और नीचे हो गया cos x माइनस π/4। π/2√2, 0 to π/2 और 1/cos को लिख सकते हैं शेक x माइनस π/4। बताइए सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सेक एक्स का किसी को याद नहीं है? सेक एक्स इंटू 10x। नहीं ना होता है जी। log सेक एक्स प्लस 10x, x के जगह पे ये पूरा ना डालना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स बराबर होता है log सेक एक्स और प्लस 10x। एक ये होगा, एक होगा log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। दो लिखाए होंगे शायद। फार्मूला तो कॉपी में तुलो का होगा, देखो। ये फार्मूला आपको सवाल के रूप में पढ़ाया होगा, जहाँ पे एक जगह वहाँ नहीं होगा। सेक एक्स का, कोसेक का, और उसके बाद कॉट का, और बोलो। ठीक है, वही दोनों फार्मूला होता है। आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। π/4 ना, अच्छा π/4 है, हाँ। π/2 होगा तब तो बदल जाएगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसका लिमिट जो है, लिमिट अब डालना है। जीरो से π/2 डालिए। डायरेक्ट डाल रहे हैं जी। π/2 अगर डालेंगे तो यहाँ π/2 यानी कि 90, और 90 में 45 घटेगा तो 45 ही बचेगा, प्लस 10, ये भी होगा π/4 माइनस। और जब जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ सेक, और जीरो डालना है तो जीरो डालेंगे तो ये सेक माइनस π/4, और सेक माइनस थीटा जो है प्लस थीटा हो जाता है। और यहाँ होगा 10 माइनस π/4, तो ये हो गया माइनस 10 π/4। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? इसमें कैलकुलेशन भी किया हुआ है। π/2 डालेंगे तो π/2 माइनस π/4, 90 माइनस 45, 45 आ गया। यहाँ भी 90 माइनस 45, 45 आ गया, जो डायरेक्ट लिख दिया। और जब जीरो डाल रहे हैं तो इस तरह से लिखा हुआ log, आप जीरो डालें तो सेक 0 माइनस π/4 x के जगह पे डालिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस log सेक, ये सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है।
और 10 जीरो तो समाप्त हो जाएगा। 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा होता है, इसीलिए माइनस को आगे निकाल दिया गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिए। π/2√2 log ऑफ शेक π/4 का वैल्यू √2 और ये 1 हो गया, माइनस लॉग ये हो गया √2 और -1 बराबर π/2√2 log m माइनस n बराबर log m बाई log n। ये किसका वैल्यू है? 2i का, इसलिए i बराबर क्या होगा? 2 नीचे आ जाएगा। π/4√2 log ऑफ √2 + 1 बाई √2 - 1। कितना आंसर दे रहा जी? जो मतलब कैलकुलेशन वाला सवाल है, आंसर देख लिया कीजिए। π/2√2 एक मिनट देखने दो हमको। π/4 कैसे आ गया? i का वैल्यू ये चल रहा है ना। अच्छा, ये i है तो 2i कहाँ से लिखे हम? गलती लिखा गया है, i का ही मान है। सर वो माइनस आई कर दिया तो 2i। अच्छा, ये i इधर आया तो 2i आया ना, और π/2 √2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो π/2 √2 या तो सही है। 2i बराबर इतना, π/4 √2 आ रहा। अच्छा, log √2 + 1 केवल दिया है ना? नहीं, log √2 + 1 दिया है, यानी कि नीचे वाला जो है ये नहीं लिखा है। चलो आ जाएगा। तो देखिए i बराबर यही है, आ गया है। ठीक है, आंसर नीचे से क्या किया है वो हटाया, इसका रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये √2 + 1 से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी। ठीक है, बराबर π/4 √2 log ऑफ, ये दोनों सेम नंबर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में a - b a + b बराबर a² और -b² बराबर 5 π/4 √2 और 2 में 1 घटेगा 1, यानी कि बचा हुआ है log √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर रूल को लगाइए। पावर रूल से ये 2 नीचे आ गया, अब बचेगा log √2 + 1। ये 2 काट दिया इसको, π/2 √2 log ऑफ √2 + 1। यहाँ तक आप बना दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। ये तो आंसर देखे तब ना हम मिला रहे हैं, अगर आंसर नहीं देखते तो ये आपको एग्ज़ाम में यहीं तक करना है। ठीक है, और कोई सवाल है?
एक एक सवाल बनाया कि सब छोड़ छाड़ के बनाया? मेरा लगता है बने भी नहीं किया तू लोग। कल हम बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 12 का बी बता दिए थे ना। इवन जब होगा उस पर कोई सवाल नहीं बताए थे, तो आज बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सी। लिख लिया सब। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, केवल नीचे वाला का रेशनलाइज कर दिए हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, वो आ जाएगा। आगे बढ़ें। -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर dx। चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 -90 to +90 साइन स्क्वायर x dx बनेगा। तो सिंपल सवाल है, जैसे भी बना सकते हैं। ये आपको ऐसे भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करके आप वैल्यू बैठा दीजिए। अच्छा, अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स किस तरह का फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स इवन या ऑड? इवन फंक्शन होगा। यहाँ पे फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और x के जगह पे -x डाले तो साइन स्क्वायर x के जगह पे -x। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर है, ये प्लस हो गया। यानी कि f ऑफ -x बराबर, ये वैल्यू जो है f(x) के बराबर है। f ऑफ -x बराबर f(x), यानी कि ये फंक्शन इवन है। यहाँ पे जानबूझकर हम इसको इस मेथड से बताएं, क्योंकि इवन को यूज़ नहीं किए थे उस प्रॉपर्टी को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? अगर फंक्शन इवन होगा तो क्या था प्रॉपर्टीज? यह हो जाता 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम, अब 0 से π/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x dx। ऐसा हो गया। इस सवाल में कोई ज़रूरी नहीं था कि हम प्रॉपर्टीज़ को यूज करते। हम प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन पढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए जानबूझ के यूज़ किया। आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये 0 to π/2। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा पावर है, अगर पावर को हटाएंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 2 को अंदर कर दिए। अब बताइए 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर x किसका फार्मूला? इसका फार्मूला क्या होगा? cos 2x। वन माइनस cos 2x, इसी का ये फार्मूला है। अब इंटीग्रेट कीजिए, dx का इंटीग्रल x
और कॉस का इंटीग्रल साइड, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए और लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। ठीक है, पहला फंक्शन dx होगा, dx का x। अब लिमिट डालिए। लिमिट डालेंगे, क्या आएगा? अपर लिमिट डाल दिए पहले π/2 माइनस 1/2, ठीक है, साइन 2 और x के जगह पे π/2, ये अपर लिमिट डाले, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0, 1/2 है साइन, यहाँ x के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 × 2 0 हो गया, ये कट गया, π/2 माइनस 1/2 और साइन पाई का वैल्यू 0, ये भी 0 है, माइनस माइनस प्लस, साइन 0 का मान 0, यानी कि केवल π/2 होगा। आया? डी नंबर बनेगा। हो गया जी। हो गया। एक सवाल और बताते हैं पहले, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का है। ये इवन और ऑड फंक्शन का नहीं है, इसलिए कि लिमिट आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। इवन ऑड हम लोग तब लगाते हैं जब दोनों लिमिट सेम होगा, साइन केवल अपोजिट होगा। यहाँ पे 0 से पाई 2 पाई है, बनाइए तो बना नहीं रहा कोई। एग्ज़ाम में रिज़ल्ट जो है यही 4 महीना आपको प्रभावित करेगा। जो 4 महीना बढ़िया से पढ़ लिए उनका रिज़ल्ट बढ़िया हो जाएगा। चाहे जितना भी कोई ब्रिलियंट हो, ये 4 महीना नहीं पढ़ेगा उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ये लिख के ले लो। आज जैसे बता रहे हैं, पास तो कर ही जाओगे, वो अलग मैटर है। इसलिए पढ़ाई को सीरियसली रखें। ये हम लोग जानते हैं कि इवन ऑड का सवाल नहीं है,
अब हमको सोचना है कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे कि नहीं? तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि e का पावर जो है sin x में दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज कीजिए और वही चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ को यूज करें। आपको पहले भी बताए थे कि ये 4 नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है सबसे ज़्यादा यूज होगा। और चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है? जहाँ पे वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा? दोनों लिमिट को जोड़कर और उसमें वेरिएबल को घटा देते हैं। तो दोनों लिमिट का सम कितना होगा? 2 पाई। तो जहाँ x है वहीं चेंज होगा, e टू दी पावर साइन, और x के जगह पे दोनों को जोड़े तो 2 पाई और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। इतना लिख सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू भी i के बराबर है, 0 to 2 पाई dx बाई 1 प्लस e टू दी पावर। बताइए साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पे x है, माइनस साइन, क्योंकि 2 पाई होगा तो ये पाई जब भी रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है, और थीटा के जगह पे x है। लेकिन ये जो एंगल है ये आपको चौथा क्वाड्रेंट का है, और चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हम लोग को फिर उसी तरह का फंक्शन मिला, लेकिन पावर इस बार नेगेटिव हो गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई ई टू दी पावर साइन एक्स। कहने का मतलब पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आएगा, इसको ऐड कीजिए, dx बाई एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? e टू दी पावर साइन एक्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, e टू दी पावर साइन एक्स और प्लस 1। अब क्या होगा? ये पलट जाएगा, पलटेगा। i का ही मान है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, और e टू दी पावर साइन एक्स ऊपर चला गया और नीचे में रह गया e टू दी पावर साइन एक्स और प्लस 1। अब बताइए इंटीग्रेशन जी, कोई भी इसका इंटीग्रल क्या होगा? कॉस लॉग, कितना? लॉग ऑफ, हाँ, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन जो है ऊपर है। e टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? e टू दी पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर नहीं कीजिएगा, साइन एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स भी होना चाहिए, वो तो मिला नहीं आपको। ये वैल्यू भी i के बराबर है, ठीक है। एक i तो ये था, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किए तो ये आ गया, ये भी i है। लेकिन यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ex का इंटीग्रल तो ex का डिफ्रेंशिएशन तो ex ही होगा, यानी कि e टू दी पावर साइन एक्स का। लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है cos x हो जाता है, जो ऊपर में नहीं। इसलिए जो आप बोल रहे हैं वो इसका इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। तब तो फिर हम लोग फंसे हुए रह गए कि इंटीग्रेट अब कैसे किया जाए। अरे तो आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये पहले भी बताए थे कि जब इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये i और i लेफ्ट साइड में 2i, दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट डालेंगे, केवल फंक्शन को जोड़ दीजिए 1 बाई 1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स, और यहाँ का फंक्शन है e टू दी पावर साइन एक्स बाई e टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1। अब तो लगता है बन जाना चाहिए।
फंक्शन को जोड़े, अब जोड़िएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा dx, dx को इंटीग्रेट कर दीजिए। नीचे दोनों का सेम ही है, ये आ गया 1 + e टू द पावर sin x। बचा dx, dx का इंटीग्रल हो गया x और लिमिट है 0 से 2 पाई, यानी कि 2i बराबर 2 पाई, और x के जगह पे 0 जब डालेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, i का वैल्यू पाई होगा। समाप्ति हो गया है। 13 एक बचा हुआ है, 14 बचा हुआ। 13 का जिस तरह से अभी एक सवाल बताए थे, कौन बताए थे, ये आपको 8 का डी नंबर, 13 वाला भी उसी तरह से, लेकिन लास्ट में फंस जाइएगा ना। बन रहा वैसे सवाल बताए हुए हैं ना, पहले भी बताए हुए हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? सही, केवल उसमें लिमिट डालो, आ जाएगा। बहुत सवाल तुम लोग को बताए हैं, कॉपी रिवीजन करके चल जाएगा तो सब लिख देगा जितना बताएं। हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 बता दिए हैं, एक बताए हैं ना। आगे बढ़ रहे हैं जी, बगल से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, सवाल है, सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। 0 to 2 पाई cos स्क्वायर x इंटू dx बराबर k, और 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। बोलता फाइंड के का वैल्यू क्या होगा? बनेगा, के का मान निकालना है। ये आपको दिया हुआ है। एक चीज़ तो क्लियर है, फंक्शन तो दोनों सेम ही है। अगर इसका लिमिट सेम हो जाता तो पूरे इंटीग्रल ही समाप्त हो जाता। तो अब हम लोग है ना, कॉस स्क्वायर, लिमिट केवल 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 2। अगर लिमिट सेम आ जाए
तो आपको दोनों तरफ से इंटीग्रल ही समाप्त हो जाएगा, के का वैल्यू पता चल जाएगा। हमारा टारगेट है कि लिमिट को बराबर कर दिया जाए, और लिमिट को बराबर करने के लिए अब हमको जानना पड़ेगा कि ये तो छोटा है, इसी को तोड़ रहे हैं। पूरा जो बार बार लिखेंगे इसको फिलहाल 1 मान लीजिए, ठीक है, और केवल इसको तोड़ रहे हैं। 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही। ये समझिए, मान लो I1 है, ये CBSE में पूछा हुआ सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है ये, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला होगा शायद, जो भी हो 1 2। एक प्रॉपर्टीज आपको बताए थे कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, 0 to 2a था शायद, लिखाए हैं जो, fx dx बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a हो जाता है अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। x के जगह पे दोनों लिमिट का सम और माइनस वेरिएबल को घटाते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे fx आपको कितना है, फंक्शन हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं इस कंडीशन को, ये हमको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x के जगह पे किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, सवाल के अनुसार ये दोनों का सम 2 पाई और उसमें वेरिएबल को घटा दिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और x के जगह पे 2 पाई माइनस एक्स। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, जब भी पाई होगा तो ये बदलेगा नहीं, तो कॉस में आएगा और थीटा का वैल्यू x ही हो गया। और ये चौथा क्वाड्रेंट का एंगल है, चौथा में कॉस पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव रहेगा, इसका पावर 2 है तो 2। ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, fx के बराबर, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सीधे यहाँ से 2 बाहर निकाल देना है और जो अपर लिमिट है उसका आधा कर देना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से 2 निकल गया, 0 to पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन अभी भी बराबर नहीं हुआ, फिर से इस पर यही चीज़ अप्लाई कीजिए। अब हमारा फंक्शन वही है, हम चेक कर कर के दिखा रहे हैं, इतना चेक करना नहीं था, और उसी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। x के जगह पे क्या अब बैठाएंगे, दोनों लिमिट का सम यानी कि पाई। फिलहाल जो हम fx पे एक बार दिखाएं जो इसके लिए था, अब इसको समझिए कि gx हम मान लिए ताकि अलग लगे, और x के जगह पे पाई माइनस एक्स डाले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x के जगह पे पाई माइनस एक्स। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस माइनस को फिर से प्लस बना दिया, और ये कॉस स्क्वायर x जो है gx के बराबर है। तो g ऑफ पाई माइनस एक्स फिर gx, यानी कि इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई किया। फिर यहाँ से क्या होगा, 2 निकल जाएगा, एक 2 और निकला। अब इस लिमिट का आधा यानी कि पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहने का मतलब आप इसको इतना लिख सकते हैं, ये हो गया 4 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 में डाल दीजिए, फ्रॉम 1 इसके जगह पे लिख दिए 4 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट साइड में जो है वही रहने दीजिए। दोनों तरफ से ये कट जाएगा, दोनों सेम ही है, यानी कि k का वैल्यू 4 होगा। समझे?
एक ही प्रॉपर्टीज जो है 2 बार यूज किया गया है। बना ए से बी और फॉर्मूला फॉर्मूला का नाम है प्रॉपर्टी ए से बी ए से सी और सी से ए का तो उसके बीच में कोई नंबर होगा तब ना आया वो। कॉम्प्लेक्स चल लिख लिया सब्जी। चलिए एक सवाल और बता रहे हैं। ये वाला बता देते हैं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक लॉन्ग टाइप वाला जो है, ये आपको दिया हुआ है। बोलता प्रूव दैट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स बी एक्स बराबर ए प्लस बी बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बनेगा। कितना सवाल बता दिया कि लगता है कि सब एक ही जैसा आप बता रहे हैं। अब तुम लोग से बन ही नहीं रहा। और हमको लग रहा है कि सब एक ही सवाल बता रहे हैं। मंडे से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक, इसके बाद मतलब ये फिनिश हो गया है। आप लोग बना के आइएगा। एक क्लास जो पूछना होगा पूछ सकते हैं। कंडीशन हम लोग को यही दिया है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। अब बोलता है कि इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, तो ऐसा करते लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इसी को आई मान लिए। जब इसका इंटीग्रल आई है तो आई का मान ये भी आना चाहिए, तभी दोनों बराबर होगा। चलिए, इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, सीधा जानते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फंक्शन हमको मालूम है नहीं, एफ एक्स केवल लिख दिया। तो आप इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा? तो सीधे प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं। आई बराबर ए टू बी
और x के जगह पे दोनों वेरिएबल को ऐड किए तो a प्लस बी और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। फिर f x के जगह पे हो जाएगा दोनों का सम यानी कि a प्लस बी और माइनस वेरिएबल। ये वैल्यू भी i के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। इसको तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका मान हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ये आपको दिया हुआ है। f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? fx। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a टू b कांस्टेंट वाला टर्म। कांस्टेंट वाला कौन है? a प्लस बी, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो एक बार fx का गुना कांस्टेंट के साथ कर दिए, एक ही बार ले लिए दोनों कांस्टेंट, और माइनस एक बार जो है वेरिएबल के साथ। आप बताइए ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? fx को अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो a प्लस बी माइनस एक्स यही आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई किए हैं कांस्टेंट को एक साथ, a प्लस बी का गुना fx के साथ, फिर x का गुना fx के साथ। लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या हो जाएगा? हमारे पास दो, अच्छा dx छूट गया, दो फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ है, एक फंक्शन यहाँ है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। पहला फंक्शन का इंटीग्रल, तो a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकला, और केवल फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए fx को। लिमिट आपको a से b है, माइनस, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल यानी कि x fx और लिमिट a से b है। ये किसका वैल्यू था? i का। विच इम्प्लाई i इज इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, और ये वैल्यू किसका था? a टू b x fx, यही ना i माने थे। तो ये फिर से वही इंटीग्रल रिपीट किया, तो इसका वैल्यू तो i है। इस i को बायां तरफ लाएं, ये हो गया 2i बराबर a प्लस बी इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx, और यहाँ से i का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड कर दिए, a प्लस बी बाई 2 a टू b fx dx। यही आपको प्रूफ करना था। हो गया। एक छोटा सा सवाल बना के दिखाइए आप लोग। बनाइए तो जी। अब इससे छोटा तो सवाल नहीं है। पीछे तो लोग फार्मूला देखने लगता है जी।
फार्मूला सब याद होना चाहिए। फार्मूला देख ही लिया तब बनाया क्या तुम? बना जी। कितना आया? 18/3। यही आपको है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3। और 3 to the power x। ये डायरेक्ट सवाल फार्मूले पे है। a to the power x एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, याद देखिए कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रल होता है ax log a। पहला क्लास जो इंटीग्रेशन का होगा वहाँ ये बताएं, ax का होता है ax डिवाइडेड बाई log a, log का बेस a होगा, यही समझिए a है, ये x है, तो ax का होगा ax यानी कि 3 का पावर x। अब भाई log a का वैल्यू 3 है, और लिमिट आपको दिया हुआ है 2 से 3। डाल दीजिए वैल्यू, अपर लिमिट डालेंगे 3 to the power 3 x के जगह पे। ऐसा करो ना, ये 1/log3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए पहले। कांस्टेंट को बिना मतलब का लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, वैल्यू तो केवल x पे डाला जाएगा। 1/log3, अब डालिए अपर लिमिट 3, अब माइनस, अब x के जगह पे लोअर लिमिट 1/log3, ये हो गया 27 - 9। तो कभी कभी बहुत इजी सवाल देता है सीबीएसई बोर्ड में, 2-4 को ऐसा दे देगा कि आप तुरंत बना सकते हैं। और एक जो है बिहार बोर्ड में ऐसा सवाल दिया है जो आपको असाइनमेंट में मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी टफ सवाल दिया है, तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा देगा, उस सवाल को डाला गया। सर क्या कह रहे, एक ही दिया है ना, ऑप्शन रहेगा सर देंगे। ये लोग है ना सर, कहते हैं ऑप्शन रहेगा ना तो छोड़ देंगे। डेवलप कर रहा है सर आप सुने मेरे तुम बोल के जाना, हम अपने आप से कैसे बोल सकते हैं? हाँ तो सारी बोल उसने आप लोग बोल के चढ़ा दीजिएगा, पढ़वे ना करेगा बिहार में। तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है? हाँ कितने बार बताया सर, आप पहले बोलते रहते सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड है, तुम बढ़िया से पढ़ रही है। चलिए हो गया सबका, इसको बंद कर दो। और जल्दी सर